नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके साथ 28 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार लगातार तीसरी बार बिहार के सीएम बन गए और अगर दूसरे तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो नीतीश कुमार ने 5वीं बार सीएम पद की शपथ ली, यानी कि पटना के गांधी मैदान में 5वीं बार उनकी ताजपोशी हुई। उनके ठीक बाद लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने शपथ ली। इससे तस्वीर का वो रुख भी साफ हो गया जिसमें इस बात को समझ पाने में दुश्वारियां हो रही थी कि सरकार में नंबर 2 कौन होगा। मतलब तेजस्वी सरकार में भी नंबर 2 होंगे। बेटे को शपथ लेते देख लालू भावुक हो गए। कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी को लालू की राजनीतिक विरासत संभालनी है। तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव ने शपथ ली, लेकिन उनकी जुबान फिसल गई और वो शपथ के दौरान अपेक्षित को उपेक्षित बोल गए। इस वजह से उन्हें दोबारा शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में कुछ ऐसे नजारे भी देखने को मिले जो राजनीति की उस परिभाषा को फिर से विकसित कर देगी, जिसमें फायदे और नुकसान का प्लेटफॉर्म तलाशा जाता है। और शायद ये प्लेटफॉर्म नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में नजर भी आया। और ये प्लेटफॉर्म वो था जब लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंच पर गले लगा लिया। अब इस बात का जवाब विरोधी अरविंद केजरीवाल से भी पूछेंगे कि क्या था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिहार चुनाव के संदर्भ में हमेशा नीतीश कुमार का नाम लेकर उनकी हिमायत में बयान देते रहे। पता नहीं उनके बयान में लालू यादव का नाम क्यों नदारद था, जो अब वो खुद ब खुद प्रकट हो गया। वैसे नीतीश कुमार की ताजपोशी को लेकर सब कुछ ठीक रहा या है, ऐसा भी नहीं है। खुद जेडीयू में शपथ ग्रहण के बाद विरोध के स्वर उठने लगे हैं। तो दूसरी तरफ आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी की नाराजगी की चर्चा भी खूब हो रही है। वैसे हाँ ना की खबरों के बीच अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। वैसे नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपने साथ 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाकर बैलेंस बनाने की खूब कोशिश की, लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बैलेंस करने की कोशिश में मुश्किलें वहां खड़ी होती हैं जहां मिस बैलेंस का डर ज्यादा होता है। और फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है। मगर सच ये भी है कि महागठबंधन को जबरदस्त बहुमत मिला है, इसलिए सरकार तो चलेगी ही, लेकिन शायद मस्त चाल न चल सके, ऐसा विरोधियों का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पटना का गांधी मैदान गवाह बना उनकी ताजपोशी का। खास बात यह रही कि तेजस्वी यादव, जो लालू यादव के छोटे बेटे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया है। हालांकि उनके बड़े बेटे ने भी शपथ ली। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में यह कहा जा रहा था कि वो नाराज हैं और उनकी बातों से यह झलक भी रहा था कि उनके अंदर नाराजगी है। बावजूद इसके उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो करके शपथ जरूर ली। 28 विधायकों को शपथ दिलाया गया है। बैलेंस करने की कोशिश की गई है, लेकिन मिस बैलेंस का भी डर है। तमाम उन बड़े नेताओं को बुलाया गया है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि शायद भविष्य की राजनीति यहां से शुरू की जाएगी, यानी कि एनडीए विरोधी ताकतों को एकजुट करने की इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोशिश की गई। हालांकि केंद्र की तरफ से वेंकैया नायडू भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बावजूद इसके ये तस्वीर बिल्कुल साफ होती दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार उस धुरी की अगुवाई करने की कोशिश में है जिसकी बिना पर बताया जाता है कि भविष्य में बीजेपी के रथ को और दूसरे राज्यों में, या ये कह लें कि केंद्र में रोकने की कोशिश की जाएगी। तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। वजह उसकी यह है कि कई बड़े नेता जो वहां मंच पर आसीन थे, यानी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी के रथ को रोकने की क्षमता नीतीश कुमार के अंदर शामिल है। तो ये तमाम चीजें निकल करके आज सामने आई हैं और कहीं नाराजगी
और कहीं खुशी, यानी दोनों माहौल देखने को मिला। जेडीयू में भी नाराजगी, आरजेडी में भी नाराजगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार से जो इतनी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं जनता को, और 5वीं बार उन्हें ताजपोशी से नवाजा गया है, यानी उन्हें मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया गया है प्रचंड बहुमत के साथ, कैसे चलेगी यह सरकार, कैसे आगे बढ़ेगी ये सरकार, जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर कहां तक खड़ी उतरेगी ये सरकार, तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम रूबरू करा दें कि और उनका परिचय करा दें। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं दीपक सारस्वत, जो जेडीयू के नेता हैं और इनकी सरकार बनी है। आपका बहुत बहुत स्वागत दीपक जी। उसके बाद अशोक गोयल, जो बीजेपी के नेता हैं। अशोक गोयल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मोहम्मद आमिर रशादी, मौलाना आमिर रशादी मदनी, जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम। और फुजैल अहमद अयूबी, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट से इनका ताल्लुक है, यानी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। फुजैल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम। तो हम सीधे रुख करते हैं, सबसे पहले दीपक जी के पास चलते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो ये मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें नीतीश कुमार के सर ताज पहनाया गया और विरोध के जो स्वर आए, कैसे बैलेंस किया जाएगा और कैसे गाड़ी आगे बढ़ी जाएगी। दीपक जी। सभी आपको पता है कि जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ, और विरोध वाली बात के लिए मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि अब हमारे एंटी लोग, बीजेपी के और साथी लोग हैं, वो बोलते थे कि सरकार अभी तो टिकटों का बंटवारा नहीं होगा, ये झगड़ा होगा, वो झगड़ा होगा। वो पहला इम्तिहान हम लोगों ने पास कर लिया, कोई झगड़ा नहीं हुआ। जो महागठबंधन में कांग्रेस और आपका हमारा जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल, एक महागठबंधन एक बहुत ही जुझारू तरीके से और एक जिम्मेवारी से वो सारा हम लोग इलेक्शन फाइट कर गए। आज सरकार भी बन गई, नीतीश जी बड़े उससे मुख्यमंत्री बन गए। अब ये लोग कयास लगा रहे हैं कि कब तक चलेगा। अब दूसरा जुमला ये चल गया, कब तक चलेगा ये कयास नहीं है, कैसे चलेगी सरकार, ये बातें आ रही निकल करके सामने। कैसे चलना तो है, आपको प्रचंड बहुमत है तो आपकी सरकार चलेगी, लेकिन कैसे चलेगी ये बड़ा सवाल है और अहम सवाल है, इस पे भी हम आएंगे। जी अशोक गोयल, आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, बिहार में जनता का जनादेश जो आया, सरकार तो बनना ही था, और आज सरकार ने विधिवत रूप से शपथ भी ली है। जी। निश्चित रूप से पूरे देश में और विशेषकर बिहार में ये महसूस किया जा रहा है कि जनादेश के बाद में कहीं वहाँ अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, कहीं किसी प्रकार की जो पहले ऐसी परिस्थिति थी वो दोबारा से कायम होनी शुरू हुई। एक बात, और जो विभिन्न जैसे कुशासन बाबू और सुशासन बाबू दोनों के बारे में कहा जाता था, मिले हैं, और मिलने के पीछे सीधा सीधा एक ये है कि भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोककर शासन में आया जा सके, और वो सफल भी हुए हैं। जी। मतों का ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं हुआ है, ये बात तो सुनिश्चित, कोशिश उधर से भी हुई थी। हाँ, ध्रुवीकरण हुआ, ये कोशिश उधर से भी हुई थी। मैंने उसको मतलब आपकी तरफ से भी। जी। आप प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? मैं किसी बात के नहीं कह रहा हूँ ना। जी। मैं कह रहा हूँ सुनिश्चित है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है, सामने है। अब जो बात आ रही है सामने की सरकार कैसे चलेगी, और आज जब शपथ लेते हुए अपेक्षित और उपेक्षित का मसला है, पूरे देश ने देखा है। जो चीज अपेक्षित होनी चाहिए उसके लिए उपेक्षित का शब्द इस्तेमाल किया गया। शालीनता देखो गोयल साहब, उसकी बच्चे की शालीनता, चलिए उसने माफ करना बोला है, उसकी शालीनता देखिए। जो आप जंगल राज बोल रहे हैं लालू जी के, आएंगे उन्हीं का बेटा अभी बाकी है, आएंगे अभी पूरा वक्त है, आएंगे। मैं समझ रहा हूँ बात को। मौलाना आमिर रशादी के पास चलते हैं। मौलाना आमिर रशादी मदनी, बिहार में इस बार महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला, जबरदस्त बहुमत मिला, जिसमें मुसलमानों का रोल बड़ा अहम रहा है। कैसे देखते हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में? एक ध्रुवीकरण की अभी बात हुई, ध्रुवीकरण यहां भी देखने को मिला, यानी कि इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि वो तमाम राजनेताओं को मंच पर बुलाया गया जिनसे ये उम्मीदें लगाई जा रही कि भविष्य में एनडीए की मुखालफत में जब गठबंधन बने या आगे बढ़ने की कोशिश की जाए तो इनका साथ रहे और आगे बढ़ा जाए, मोदी के रथ को रोका जाए। देखिए, बहुत साफ तौर पर मुसलमानों के साथ जो 67 साल से नाइंसाफी हो रही है वो पूरे तौर पे उस मंच पे दिखी। जी। ये सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को मजबूर करके जी शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगी राजनीति जो इस मुल्क में चल रही 67 सालों से, जनसंघ और फिर बीजेपी और ये आज बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि
अगर परसेंटेज ऑफ वोट लालू प्रसाद यादव का देखें, इनका जो माई का समीकरण था, एम पहले था लेकिन हमेशा वाई आगे रहा। जहां जहां मिनिस्ट्री देने की बात हुई या उसके फवायद उठाने की बात हुई, मैं आज के लालू प्रसाद यादव के फैसले से बहुत आहत हूं और इनके इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा कौंसिल बाकायदा बिहार में बिगुल बजाएगी। लेकिन मुसलमानों के पास मुतबादिल भी तो नहीं था। देखिए, मुतबादिल की बात ना करें, मुतबादिल तो बहुत से मौजूद हैं, होंगे। इस मर्तबा का मामला सिर्फ इतना था, इस मर्तबा का मामला सिर्फ इतना था। एक बात देखिए, एक मिनट जरा मुकम्मल कर लेते मुझको, कितनी खूबसूरत बात कही है उन्होंने। एक मिनट आप रुक जाए। मुल्क का जो माहौल मोदी जी की हुकूमत आने के बाद इस मुल्क में दस्तूर की हुकूमत होगी या कुछ नेतागण की अपनी जुबानी जो उनके मुंह से कानून निकलता है, सरकारें ये तय करेंगी कौन क्या खाएगा, कौन क्या चलेगा, और कोई दस्तूर की बात करे, संविधान की बात करे, उसे पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो इसके मुकाबले में बहुत सी वहां पर मुसलमानों ने और मुस्लिम पार्टियों ने कुर्बानियां दी कि वहां पर अपने लोगों को उन्होंने खड़ा इसलिए नहीं किया कि एक वोट भी अगर कटता है या इधर उधर होता है तो एक जो गठबंधन, वहां दो गठबंधन लड़ रहे थे, तो एक दस्तूर को मानने वाला, एक दस्तूर को ना मानने वाला। लेकिन जहां तक मुसलमानों की के साथ नाइंसाफी का मामला है, वो पूरे तौर पे आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें जो पहली मर्तबा जीतने के बाद उस दिन लालू प्रसाद और नीतीश जी ने किया था जी। उस दिन भी इन्होंने एक मर्तबा भी मुसलमानों का नाम नहीं लिया, अल्पसंख्यक का नाम लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, सिख लोगों ने वोट दिया था, वहां पर क्या जैन लोग आए थे वोट देने, वहां क्या बुद्धिस्ट आए थे वोट देने? क्या इनके मुंह से एक मुसलमान लफ्ज निकालने में ये बच रहे थे? ये इस बात की अलामत है कि यहाँ पर जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए था। नहीं, 100% बनाना चाहिए था जी। लालू प्रसाद यादव के बराबर के साथी हो रहे हैं और आज जो कुछ भी समीकरण लालू प्रसाद यादव की जो सीटें भी इजाफा हुई हैं, वहां मुस्लिम समाज ने पूरे तौर पे 95% लोगों ने वोटिंग की है, सबसे ज्यादा वोटिंग की है, ताकि महागठबंधन को जीत हो सके। लिहाजा ये नाइंसाफी हुई है, उसके खिलाफ जो बाकायदा मुस्लिम समाज में रोष है और इसके बाकायदा इस पे लालू प्रसाद को भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में। फिलहाल उनकी सरकार बन गई जी, सरकार बनती बिगड़ती रहेगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। फजल अहमद अयूबी, कहा यह जा रहा है, जैसा कि अभी अशोक गोयल ने भी कहा कि कुशासन और सुशासन की बात निकल करके सामने आ रही है। एक तरफ कुशासन से मतलब इनका लालू यादव, जाहिर सी बात है, सुशासन से मतलब नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार इनके साथ हुई रहे। क्या वाकई धरातल पर ऐसा, यानी जमीन पे कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है जिसकी नजीर अभी से मिलनी शुरू हो गई है? हालांकि कुछ ऐसे मिसाल भी सामने आए हैं जिसकी वजह से ये अंदेशा लगाया जा रहा है, हालांकि अभी शुरुआती दौर है, कुछ नहीं कहा सकता। आज तो ओथ ही दिया है जी। देखिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस इलेक्शन में जी। जब इसकी ताजपोशी की आज हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अंदर दो बातें बहुत अहम है जो बैकग्राउंड में है और जो मिस हुई जा रही है। वो पहली बात तो ये है कि बड़ा ही चार्ज्ड अप इलेक्शनरिंग में ये चुनाव हुआ जी। मगर आप अगर उसको देखिए तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल इलेक्शन। तो बहुत ही अच्छी बात यह है कि बहुत पीसफुल इलेक्शन हुआ, जबकि बड़े हार्ड स्टैंड्स रहे और बहुत ही मिट्टी फेंकी गई एक दूसरे पे, लेकिन उसके बावजूद उसमें वायलेंस बहुत एब्सेंट है, कंप्लीट एब्सेंट। ये क्रेडिट बिहार की जनता को जाता है जी। एक तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा जो बिहार की जनता को क्रेडिट जाता है वो इस बात का कि उन्होंने एक क्लियर मैंडेट दिया। इट्स अ वेरी क्लियर मैंडेट। किसका क्या रोल है ये बिहार की जनता ने फिक्स कर दिया कि ऑपोजिशन में किसको बैठाना है और सरकार किसको हैंडओवर करनी है। देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस। अब अगर वो कंफ्यूजन नहीं है तो ये भी मान लेना चाहिए कि आगे भी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब कोई खदशा इस तरह का अगर जाहिर किया जाए तो मेरे ख्याल से, यानी आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा जी। बिल्कुल। अशोक गोयल, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि असंतोष के स्वर अभी से जो मौलाना साहब ने कहा जी कि भाई जिन लोगों ने पूरी तरीके से जिताने के अंदर 95% मतदान करके सरकार को बनाने में काम अपना सहयोग दिया, उनके साथ अन्याय हुआ है। कहीं दूसरा ये भी महसूस किया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव की जो नियुक्ति हुई है उसमें लालू जी का प्रेशर जो है कोई उसमें काम आया है।
ये 95% आपकी तरफ क्यों नहीं? नहीं, मेरी तरफ कुछ नहीं। क्यों नहीं? नहीं, ये तो हम बता देंगे, हमारे साथी हैं वो साहब, 95% वो हमारे साथ हैं। आपकी तरफ सरकार में हम सवाल लोग कहाँ बात है, कर लेंगे। सवाल को कहाँ घुमा रहे हैं, अगर उसी पे चर्चा करनी है आप मत चर्चा करिए, ठीक है। मौलाना साहब को आप मत समझाइए, हम लोग उनको समझा लेंगे। कोई बात हो रही है उसको दूर कर लेंगे, कोई गिले दूसरी शिकवे बात हैं मेरा कहना ये है कि विभिन्न ऐसा है नहीं, लेकिन भाई साहब मैं के बीच में इसलिए- बोलने की मैंने व्यवस्था इसलिए बंद ये सवाल कीजिए, किया है अशोक भाई, वरना मैं भी बोलूंगा कोई फायदा नहीं। जो आप बोले नहीं, कुछ नहीं, राइट बोले आप तो गलत बोल रहे हैं। करने वाला हूँ। अशोक आप ये वाली भाई, बोला सही आप बात पक्ष ले रहे करने हैं। वाला हूँ। अशोक गोयल, मैं इसलिए ये लेकिन सवाल कर बीच रहा में हूं ना बोले, कि- जब आपका नंबर है जी जी तो पूरा बिल्कुल, आराम से बोले। दीपक जी अशोक गोयल, मैं इसलिए ये सवाल जोड़ रहा हूं कि अगर ये 95% आपकी तरफ होते तो शायद आपके मुताबिक इनके साथ नाइंसाफी नहीं होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोगों के साथ है और सभी के साथ उसी तरीके से न्यायपूर्ण वातावरण में ही काम करने का प्रयास पूरा 1-1.5 साल की जो सरकार गई है उसमें हुआ है। जी, 100 लेकिन मुद्दों पर भावनाओं को भड़काकर, जैसा कि मौलाना साहब ने कहा कि शेर आ जाएगा, शेर खा जाएगा, ऐसी बातें जो आती हैं समाज में, एक जो ऐसी विकृति थोड़ी सी प्रस्तुत की जाती है, कहीं ना कहीं किसी कारणों से कहीं मतों का ध्रुवीकरण हुआ और उस मतों के ध्रुवीकरण में नुकसान हमारा हुआ है। उसको हम जो है स्वीकार भी करते हैं, हमारे नेताओं ने भी स्वीकार किया है। आपके नेताओं ने भी स्वीकार किया, आपकी तरफ से भी कोशिश की गई। लेकिन आपकी तरफ से भी कोशिश की गई, ये भी कह तो स्वीकार रहे, ये कर लें। कह तो रहे भाई आप बीच में। जी, बिल्कुल। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब जो सरकार बनी है, जिसे क्लियर मैंडेट मिला है और उसमें जो ये 28 आज मंत्री बने हैं, वो सरकार किस ढंग से किस समय तक कितना जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएगी, ये सब देखने का प्रश्न है। उस पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, आने वाला समय खुद बताएगा। हमें उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की किंतु परंतु, हम विपक्ष की भूमिका में हैं। हम ऐसे विपक्ष की भूमिका में निरंतर रहेंगे जहां सरकार को समय समय पर चेताया जाएगा, समाज के हर वर्ग के साथ, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्ग के साथ पूरा न्याय हो, उसके लिए पूरा ध्यान। पूरा देश देख रहा है गोयल साहब, कितने गरीबों की मदद हो रही है। दीपक जी, देश ने ये भी देखा कि जिस मंच पे नीतीश कुमार थे उसी मंच पे लालू यादव थे और अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल लालू यादव से गले गले मिल रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त था तो नीतीश कुमार का नाम लेते थे, अरविंद केजरीवाल लालू यादव का नाम नहीं लेते थे। सांप्रदायिक शक्तियों को दूर करने के लिए, अच्छा, जो देश में हिंदू मुस्लिम झगड़े पहले आपने देखा, अब गाय वाला डाल दिया, गले मिल लिया, दादरी वाला। आपने हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, गोयल साहब को नहीं, वहां की बात करें ना, अभी हम लोग पटना ही में रहते हैं। और आपने देखा कि दलित लोगों के ऊपर क्या अत्याचार हुआ और कितनी देश में महंगाई हो गई है, तो वो सारी देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। और बिहार से तो इनको जवाब मिल गया गोयल साहब को, अभी यूपी में जाने वाले हैं, तो वहां भी पता चल। आप कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल का लालू यादव के साथ मिलना, क्योंकि आपकी सरकार है वहां, उन्होंने कभी नीतीश कुमार का नाम, लालू यादव का नाम नहीं लिया था, नीतीश कुमार का नाम लिया था। तो आपने तो साहब मंच पर देखा कि लालू जी और कैसे दोनों गले मिले हैं, क्यों? वो किस लिए? सिर्फ बीजेपी को अलग करने के लिए। महागठबंधन के साथ जो भी लोग आएंगे और एंटी सांप्रदायिक जो है, तो हम सब लोगों के साथ हैं और आप देखेंगे बहुत बड़ा महागठबंधन बनने वाला है। इसमें और भी लोग, आपने देखा कि चौटाला जी के सुपुत्र थे, एच डी देवगौड़ा साहब थे, आपने देखा अजीत सिंह जी थे, और ये पूरे देश से और आसाम से भी थे, तरुण गोगोई जी थे, तो सारे लोग इकट्ठे होकर के पूरे देश की, उसमें अरविंद केजरीवाल भी होंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे, आरोप भी लगाते रहे। आपको याद होगा कि लालू यादव ने कितने संगीन आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल पर, और अरविंद केजरीवाल ने लालू यादव पर। बाहर ये वक्त की बात है और सियासत की बात है। जी, मौलाना आमिर रशादी, कई सारी बातें हैं, जैसे एक बात ये भी निकल करके सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल ने लालू यादव को गले लगाया और लालू यादव ने अरविंद केजरीवाल को गले लगाया। ये क्या मैसेज दे रहा है? असल में देखिए, ये दर्शाता है कि अवसरवादिता की राजनीति इस मुल्क में पूरे तौर पे चरम सीमा पर है जी, चाहे वो सेकुलरिज्म के नाम पर जो पार्टियां हैं जी, और चाहे वो बीजेपी जो अपने को कुशासन और सुशासन की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। जी, ये जब तक कि सबको इंसाफ नहीं मिलेगा इस मुल्क में, ना इनका नारा सही होगा ना इनका नारा सही होगा। आज मुल्क में ये बात बिल्कुल नहीं होती कि चोर कौन है। जब बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, लालू जी की पार्टी के या नीतीश जी की पार्टी के लोग बैठते हैं तो बैठ करके ये कहते हैं कि तुम ज्यादा बड़े चोर, हम छोटे चोर हैं, यानी दोनों ये मान लेते हैं उस वक्त कि चोर हम सब हैं। राजनीति में जितने हैं सब ये कहते हैं हम चोर हैं। वहां पर ये लड़ाई होती है कि बड़ा कौन है। ये नहीं होती कि भाई अब हम चोरी नहीं करेंगे, या चोरी हुई तो गलती हो गई। जी, बड़े और छोटे की लड़ाई, बड़े और छोटे की लड़ाई है। तो ये समझ में आ रहा है कि दोनों इसी पर बात हो रही है। और मैं यहाँ तक, मैंने चाहे बड़े बड़े बीजेपी के या इन लोगों के जितने भी प्रवक्ता हैं सबको सुनते यही हमने देखा है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। जहाँ तक अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे
कि जल्दी हम से, क्योंकि ब्रेक पे भी जाना सबका है। साथ सबका विकास की बात हो रही जी, है जी। हम और सबको बराबर करते जी। हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये बात उनकी गलत है। सबको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, चलिए। मैं मोदी जी से आपके जरिए गुजारिश करूंगा कि मन की बात करने के बजाय काम की बात करना शुरू जी। कर दे। 18 महीने में कोई काम की बात नहीं कोई होगी। काम की बात नहीं हुई जी। अशोक अभी गोयल आपके देखिए पास अपना- आएंगे, आएंगे अशोक गोयल, चूंकि देखिए वक्त अपना- ब्रेक का हो अपना गया है, नजरिया है। ब्रेक के बाद आएंगे तो आप ही के पास आएंगे और यही सवाल पूछेंगे जो मौलाना साहब ने आपसे पूछा है कि सबका साथ सबका विकास, यानी मन की बात जो करते हैं काम की बात करें। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे, नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पटना का गांधी मैदान गवाह बना, और गवाह वो तमाम मेहमान बने जिनके जरिए भविष्य की राजनीति साधने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि केंद्र की तरफ से वेंकैया नायडू भी वहां मौजूद थे और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा अपडेट करते चलें। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उसमें से एक मेहमान का तारुफ एक बार फिर हम करा दें जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, और वो हैं पुष्प रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्प रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके अलावा जो और मेहमान है हमारे साथ, दीपक सारस्वत जो जेडीयू के नेता हैं, अशोक गोयल बीजेपी के नेता हैं, और मौलाना आमिर रशादी मदनी जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फुजैल अहमद अयूबी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और एक बार फिर से मैं बताता चलूं पुष्प रंजन वरिष्ठ पत्रकार जिनका ताल्लुक बिहार से ही है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास हम चलेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अशोक गोयल कुछ कहना चाह रहे थे, तो फर्ज ये बनता है कि अशोक गोयल से वो जवाब ले लिया जाए। जी अशोक। मेरा ये कहना था कि बात अभी केजरीवाल जी की और लालू की मिलने की हो रही थी, गले मिले हैं जी, और वास्तव में ये आश्चर्य की बात है कि केजरीवाल जिस राजनीति का नाम लेकर सत्ता में आए या राजनीति में आए जी, समझे, उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी बात रखने की, कहने की बात, या मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करूंगा, या अन्ना का जन आंदोलन। अब उनको उसके बाद में एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं भ्रष्टाचार की वजह से चुनाव लड़ने से भी अयोग्य करार दे दिया गया है, उसके साथ गठबंधन दिखता हुआ उनका नजर आ रहा है, तो वो थोड़ा अच्छा सा लोगों की नजरों में अच्छा कैसा लगा ये आप भी समझ रहे हैं, थोड़ा सा महसूस होता है कहीं भी जो है कोई गलती। ठीक है, पुष्प रंजन के पास आते हैं। जी पुष्प रंजन, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और 28 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, और महागठबंधन से बैलेंस करने की कोशिश की गई है, मिसबैलेंस भी हुआ, मतलब विरोध के स्वर भी निकल करके सामने आए। अब्दुल बारी सिद्दीकी काफी नाराज नजर आ रहे थे, हालांकि उन्होंने शपथ ले लिया और खबर है कि उन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने हैं। ये तमाम चीजें आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज तो साफ है कि मंच पे जितने लोग थे, इतने नेता अतिथि आए हुए थे जी, राजनीति में जो अस्पृश्य होता है, अछूत जिसे बना दिया जाता है कि भ्रष्टाचार की वजह से आपके साथ हम नहीं बैठेंगे जी, या अन्य कारणों से आपके साथ नहीं बैठेंगे जी, वो सब चीजें वो दीवार टूटती नजर आई सीधी सीधी। ममता बनर्जी के साथ लेफ्ट के नेता थे जी, और अभी अशोक जी जो बता रहे थे, तो इस तरह का दृश्य वहां पर वो बाधा बंधन खत्म होता दिख रहा था, क्योंकि महागठबंधन और आगे का लक्ष्य कुछ और है जी। तो लक्ष्य की वजह से एक जो अद्भुत चीज वहां देखने को मिली, राज्यपाल बीजेपी के रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, रामनाथ कोविंद, उन्होंने शपथ ग्रहण के समय 3 मंत्रियों को ये दिखाने की कोशिश की, जो शपथ दोबारा लेने की बात की तेजस्वी यादव से और तेज प्रताप से और 2 और मंत्रियों से, तो उस शपथ में जो शब्दों का उच्चारण उनका शुद्ध नहीं था, तो ये साबित करने की कोशिश की कि ये अनपढ़ हैं। अच्छा, ये अनपढ़ है, मंत्री के लायक मतलब ये है कि अगर बीजेपी ने अपना धर्म रहे थे उसमें जो गलतियां हो गई वो उस पे पहली बार इस तरह का हुआ है। मुझे लगता है शपथ ग्रहण में बहुत नहीं, अपेक्षा की जगह अगर उपेक्षा बोल दिया जाए तो वो जायज है, नहीं गलत है उसे करेक्ट, लेकिन करेक्ट सिर्फ उसी शब्द को कराया जाना चाहिए था, या नहीं, मतलब राज्यपाल ने अपने धर्म का निर्वाह किया ये मैं कहूंगा, लेकिन वो साथ साथ उन्होंने वो काम किया जो बीजेपी के बड़े बड़े विपक्ष में बैठे हुए वहां के नेता नहीं शायद करते जी, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। और साथ साथ मतलब एक तीर से कई निशाने थे। अच्छा, ये साबित हो रहा था कि भाई 8वीं 9वीं पास, 10वीं 12वीं पास लोग अगर मंत्री के पद पे बैठे हैं, देखिए क्वालिफिकेशन उससे ज्यादा जरूरी होता है आप कितना एडुकेट अपने आप को करते हैं। मंत्री के लायक आप हैं या नहीं हैं, ये वहां पर दर्शाना चाह रहे थे। मतलब तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ जो ये बिगुल बजाई जा रही थी, आवाज जो बुलंद किया जा रहा था, किस आधार पे? जब अगर उप मुख्यमंत्री की क्वालिफिकेशन बोलूंगा नहीं, आपको पता नहीं, अभी तो पैरामीटर तय हुआ नहीं ना कि मंत्री बनने के लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो फिर ये तो आवाज जो बुलंद वकील के लिए तो है, डॉक्टर के लिए है ना, तो वो अलग इश्यू है। मैं ये कह रहा हूँ कि राज्यपाल ने अपने राज धर्म का निर्वाह किया या क्या किया, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन उन्होंने तीसरा एंगल निकल कर सामने आया जी। दूसरा ये कि ये जो पूरा समा बंधा हुआ था आज पटना में जी, ये समा कितना लंबे समय तक चलता है जी, क्योंकि अनुभव नहीं है, आपने उप मुख्यमंत्री बनाया,
एक बहुत अनुभवी लोगों को आपने बारिश सिद्दीकी की नाराजगी जायज थी, जायज है, बिल्कुल जायज है, इसलिए कि लालू यादव लगता है बहुत हड़बड़ी में है। उनको लगता है कि परिवार का तो ठीक है पुनर्वास हो ही रहा, राजनीतिक पुनर्वास, लेकिन जल्दबाजी बहुत ज्यादा है। उन्हें चाहिए था कुछ समय तक, कम से कम लड़कों को मंत्री ठीक बनाना रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा जातिवाद का उसी तरह से नंगा नाच हो रहा है। आप सीधा 7 यादव को मंत्री बनाए, मतलब जी आप इसी सवाल को इसी सवाल एक अहम सवाल ये है, बिहार में आपको अब डिलीवरी देनी पड़ेगी, या कोई भी सत्ता में आ रहा है, मोदी जी सत्ता में है तो डिलीवरी देनी पड़ेगी। बिल्कुल डिलीवरी। भाजपा को बिहार में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में कैसे आपको काम करना है, विपक्ष की आदत डालनी पड़ेगी वहां पर। चलिए, एक दूसरा ये कि बिहार में निवेश हो पाए कि नहीं। 0.3% निवेश है बिहार में, जबकि अभी दक्षिण के 4 राज्यों का निवेश मैं देख रहा था, 19% निवेश है वहां पर अभी जो निवेश हुआ है बाहर से। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप जाति के आधार पर मंत्रियों को दिखा रहे हैं कि फला जाति की ये मंत्री, फला जाति की ये मंत्री अपने। चलिए इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। निवेश करने वाला किस हिम्मत से वहां पर निवेश करेगा? जी बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल जो आज शपथ हुआ है उसी के मामले में अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ज्यादा ठीक होगा। मौलाना आमिर रशादी साहब, अभी पुष्परंजन ने कहा कि यादवों को ज्यादा मंत्री पद दिया गया है, और आपने ये सवाल उठाया भी था कि मुसलमानों की उपेक्षा की गई है। मेरे जबान से भी वही उपेक्षा का मामला सामने आ गया, उपेक्षा की गई है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? MY समीकरण, मुसलमान 17% के आसपास, यादव 14% के आसपास। मुसलमान कहां है यादव के मुकाबले बिहार में? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो अभी राज्यपाल की बात आई, तो मैं जरा इस पे एक कमेंट करना चाहूंगा कि बीजेपी की हुकूमत में जितने भी राज्यपाल जहाँ कहीं भी, उनका अगर वो उठा के आचरण देखें तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते नजर आते हैं। बहुत एक मिनट मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, गरिमा को बरकरार रखते हुए इंटरनल कांग्रेस के नेताओं ने भी वो तमाम काम किए जो वहां से उनको हाईकमान से ऑर्डर मिला, लेकिन सामने मीडिया में आकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम नायक ने जी ने मंदिर की बात की या दूसरी चीजों की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर राज्यपाल जितने भी हैं मुख्तलिफ जगहों पर, अभी आपके नॉर्थ में जो राज्यपाल हैं उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया जो लोग बीफ खाने की बात करते हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उन्होंने राज्यपाल ने बात कही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले की सरकारों में, इन 67 सालों में कहीं राज्यपाल अपनी गरिमा को इतनी बुरी तरह से समीकरण के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, जहां तक MY समीकरण की बात है जी, ये लालू जी के जमाने में 15 साल का जो इससे पहले राज था, उस जमाने भी मुसलमानों की उपेक्षा की गई और बेईमानी की गई, उनको महरूम रखा गया। इस मर्तबा भी वही नजर आ रहा है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगा कि वक्त है चेत लें, वरना मुसलमान अब चेताने की पोजीशन में मौजूद है। और मुसलमानों ने आपने खुद कहा नहीं, एकदम सही बात है। उसकी वजह थी मुतबादिल तो बहुत सा था, लेकिन इस मर्तबा देखिए मैं बता दूंगा, अभी इस बार मैं एक मरतबा आपको बता दूं कि अगर बीजेपी के जैसे कि हमारे साथी ने अभी ये कहा कि आपके प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका सबको लेकर करने की बात करते हैं, अगर ये वाकई अपनी कथनी और करनी में ईमानदार होते तो ये 95% मुसलमान ये इनको भी मुतबादिल अपना मान सकता था। लिहाजा इनकी कमी है कि उन्होंने दूसरों का साथ लेने में नाकाम रहे। अशोक गोयल आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। मुसलमान जो है अब ये इस मुल्क में अब बीजेपी को अपना दुश्मन नहीं समझता और न सेकुलर पार्टियों को अपना दोस्त समझता है। वो ये जानना चाहता है कि हमारे हुकूक की दस्तयाबी, हमारे अधिकारों का को कैसे हम लें, वो इसके बारे में सोचता है। अब उसका कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं है। जो जी बिल्कुल, इसमें बन सकते थे, मौका था आपके पास अशोक गोयल, लेकिन ये गाय और मौलाना साहब से दिलाएंगे। चलिए बोलिए अशोक। मौलाना साहब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। आपकी बात मैंने सुनी, धैर्यपूर्वक सुनी। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से आपने राज्यपालों के संबंध में कोई बात कही, मैंने तो वो नहीं देखा आज का शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आता है, मैं भी कहीं काम में ही था, ऐसा नहीं है, मुझे इतना जरूर समझ में आता है कि अगर उपेक्षा और अपेक्षा दो बड़े अंतर शब्द में हैं
और कहीं वो भूल से कहे गए हैं तो आप उनको इस सवाल का जवाब दें। नहीं, मैं उस पे भी आ रहा हूं, मैं उस पे भी आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि वो पहले उन्होंने वो बात कही है, आप उसके ऊपर जवाब नहीं दिया। तो ये राज्यपाल ने अपने कर्तव्य का, हमें राज्यपाल के ऊपर उंगली उठाने का समझते कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, जो ये बात कह रहे हैं मोदी सबका साथ सबका विकास की बात, मैं कहता हूं मुसलमानों की सबसे ज्यादा जरूरत है उनको शिक्षा का जो कमी है, कहीं ना कहीं भारत के ढांचे के अंदर अच्छी शिक्षा पाके आगे समान रूप से अवसर पाके आगे बढ़ने की, उस काम को मोदी सरकार 100% तरीके से करेगी। उनको कहीं भी देखिए, अभी कश्मीर का मुद्दा मैं आपको बताना, सुनिए मेरी बात, मेरी बात मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं रोकोगे तो फिर भाई जी मैं रोकना चाहूंगा, आप बोल लेंगे अपनी बात। बिहार में आप ऑप्शन क्यों नहीं बन सके, मतबादिल क्यों नहीं बन सके? आप बिहार में हमने पूरा वहां के सुधार का, बिहार के हालात के सुधार का, बिहार के विकास का एजेंडा जनता के सामने रखा, लेकिन वहां ध्रुवीकरण हुआ जाति के नाम पर। सुनिए भाई साहब, बोलने दीजिए मेरी बात, बिल्कुल आप पूरी तो हो जाने दीजिए, बीच में रोकेंगे मैं नहीं बोल, आप ही को बोलने दे रहे हैं। नहीं, कहां बोलने दे रहे हैं? वहां एजेंडा चला जाति का, वो अंडा चला अगले और पिछड़े के ऊपर भावना भड़काई गई। और जैसा कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि कुछ यहाँ घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन उसको किस तरीके से लोगों ने स्टेटमेंट दे दे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हुआ। इन सारी कारणों में हम लोग भले ही मत प्रतिशत बढ़े हों, लेकिन दोनों तीनों जो ग्रुप एक तरीके से इकट्ठा हुए, उसमें हमें हार का सामना देखना पड़ा। उस चुनाव की हार को हम स्वीकार भी करते हैं और उसका हमारा समीक्षा भी होगी। और कहीं ना कहीं जहां तक बात है, मैं वो बात कह रहा था कि कश्मीर के अंदर अगर बाढ़ की कोई जो है वो आती है और वहां की आबादी तो आप जानते ही हैं, सवाल सीधा नहीं, सवाल सीधा है। कश्मीर के अंदर दिवाली के ऊपर वोट दे सकते हैं, ये सीधा सवाल मौलाना दिवाली के ऊपर नहीं, आप सीधा नहीं, सीधे का जवाब नहीं चाहते, जवाब दिए ना, आपको रखना नहीं, बिल्कुल या तो वो 95 एक प्रधानमंत्री दिवाली के दिन पूरा खड़े रहकर 3 दिन के अंदर 3 या 4 लाख लोगों को बचाने के लिए काम करता है। कहीं विदेश से अगर भारतीयों को वापस लाया गया तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं, केवल और केवल भारतीय के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भारत में रहने वाले जो भारत माँ को माँ मानते हैं, जो भारत को अपना देश मानते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो सिख हैं या वो ईसाई हैं, कोई भी धर्म को मानने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। लेकिन अगर हिंदू कोई किसी तरह की गलत तरीके के कुछ लोग होंगे, कहीं कोई होंगे, तो भाजपा उनके साथ नहीं है। अभी अगर हम उन लोगों को देखें जो सेकुलर अपने आप को कह रहे हैं, कोई आतंकवादी आया और छोटा राजन पकड़ के, सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। सवाल इनका सीधा सा था कि वो 95% मुसलमान जिन्होंने गठबंधन को वोट दिया है, वो आपको क्यों नहीं वोट दिया? अभी जो 67 सालों से जैसा उन्होंने पहले ही बताया, जवाब तो दे चुके हैं। अपनी 67 सालों से एक वर्ग को धमकाया जाता रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वो अटल जी की सरकार हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, पूरी तरीके से विकास के लिए, सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया। विकास किया पता है सबको मालूम है, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, नंगा नाच अपने टाइम बोलते जाते हैं, सुनने की कोशिश करो ना। आप उन्हीं दिनों हमारे साथ रहे, कितनी महंगाई रही आपको, उन्हीं दिनों हमारे साथ रहे। मोदी जी बोलते हैं मन की बात, शरद यादव जो है मन की बात सुनते शरद हैं, यादव पूरे समय अटल जी के साथ में जो है मंत्री रहे। आप एजेंडा जोर से मत बोलिए, आवाज दीपक जी कोशिश करिए, नहीं, गलत बात है। दोनों जवाब दिए, आप सत्ता में हैं, आप केंद्र में ये सरकार अभी बना रहे हैं। जी दीपक जी 28 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, विधायकों ने, कितने मुसलमान हैं इसमें? नहीं, अब यादव कितने हैं? पहले चर्चा हो रही थी कि अब्दुल सिद्दीकी साहब जो नाराज हैं, उनको वित्त मंत्री बनाया गया बिहार का, और मुख्यमंत्री के बाद सवाल है, वित्त 4 हैं। आप पढ़ा नहीं आपने? कितने यादव को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और कितने मुसलमानों को? नहीं, वो तो रेसो होता है, कितने जीत के आ रहे हैं। सिद्दीकी साहब, आप भी सैफी साहब सीनियर एंकर हैं, कितने जीत रहे हैं उसके हिसाब से बनता है वो रेसो। जितने यादव जीते उसके हिसाब से आपने बनाया है? नहीं, वो तो जनता ने जिताए, तो उनको नवाजना पड़ेगा ना उसमें। 26 मुसलमान जीते हैं, 24 रेशियो बताइए आप क्या है? यादव क्या 24 जीते हैं?
अब आप देखिए 5 के ऊपर हमारे एजेंडा था कि 5 के ऊपर यादव को बनेगा। महागठबंधन ने कितने यादव को वोट दिया था? आप देख लीजिए। दीपक जी महागठबंधन ने कितने यादव को वोट टिकट दिया था और कितने मुसलमानों को, कितने प्रतिशत मुसलमानों को टिकट दिया था? जरा ये बता। मैं साहब आपको बता दूं, क्लियर कर दूं सारी बात को कि वो जो एजेंडा बना वहां के उसको देख के बनाया जाता है और पार्टी पूरे हमारा महागठबंधन जो है ना पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मान के जीतने वालों को टिकट दिया जाता है। होता ही है जिसको जनता प्यार करेगी उसी क्षेत्र में उसको टिकट दी जाएगी उसको। और लालू जी ने अपने दोनों बेटियों को वहां बना दिया, परिवारवाद पूरे तौर पे वहां बढ़ा दिया। तो मौलाना साहब बोल रहे हैं हमारी, उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वित्तमंत्री बनाया जाए और अच्छा हो जाए उनको दिया जाए। जैसा कि दीपक, हालांकि दीपक ने खुल के बताया। जी आ रहे हैं आपके पास, अशोक गोला, पुष्प रंजन। यानी प्रदेश एक तरफ है जी और परिवारवाद एक तरफ है जी। कि देखिए जी आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जी जाति और धर्म को थोड़ा एक तरफ हम लोग रखते हैं। जी। सबसे ज्यादा इस महागठबंधन को जो वोट दिया था महिलाओं ने दिया था वोट, वो हाँ, जाति ये और बड़ा धर्म से सवाल हटके, है ना। जी औरतें जो भी यंगस्टर्स हैं जो किसी जाति और धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, लेकिन इस मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। इस सवाल पे भी ध्यान देना चाहिए जी बिल्कुल कि ऐसा, क्योंकि अभी हम धर्म को लेकर बात करें तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी और फिर दूसरी दिशा में चली जाएंगी। नहीं, जब उस पे बात नीतीश निकलनी कुमार चाहिए। देखिए ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि 95% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया ही नहीं, क्योंकि ईवीएम में किसने किसको वोट दिया जीतने के बाद वो पता नहीं चलता, वो डिफरेंशिएट। और मैं ये भी एक आंकड़ा डेमोग्राफिक देख सकते हैं पुष्परंजन, एक नया जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था जी। दूसरा बीजेपी के ऐसा होता है तो बीजेपी के मुसलमान नेता भी बिहार में ज्यादा है, शहनवाज हुसैन अकेले नहीं, बहुत सारे ऐसे है, मुनाजिर हसन, बहुत सारे ऐसे नाम है। अब बीजेपी का मुस्लिम आधार बढ़ा है। जो राज्यसभा सांसद थे वो चले आए। लेकिन मैं इस धार्मिक इशू से थोड़ा हटके इस प्रश्न को जरूर इस मंच पे कहना चाहूंगा कि महिलाओं के साथ न्याय नहीं हुआ मंत्रिमंडल के उसमें, कि आपको चाहिए था कम से कम कुछ और सीटें, मतलब कि कम से कम 4 महिला मंत्री वहां होना चाहिए था, जो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश का बहुत ज्यादा उनका वोट बैंक महिला वोट बैंक था। लड़कियां जो स्कूल में साइकिल से जाती हैं, जो भी महिलाओं के टिकट ही नहीं दिया सर किसी पार्टी ने, तो ये न्याय नहीं टिकट दिया महिलाओं को किसी भी पार्टी ने जी, किसी भी पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, किसी भी पार्टी ने नहीं। वो सामंती सोच जो है ना बिहार की राजनीति का, जो सामंती सोच है, आरक्षण की बात होती है, वो किसी भी दल जमात का जो है फीसदी आरक्षण दे जाए, अभी आरक्षण का मुद्दा खत्म हो गया। ये मुद्दा जी बिल्कुल सामंती सोच से बाहर नहीं निकल, किसको किस जाति के किन लोगों को कितना प्रतिनिधित्व मिला, इससे कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से के नाते मैं ये कह सकता हूं कि हमारा इसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई रोल नहीं है। उनकी सरकार है, वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री को अधिकार है, उन्होंने जो भी बनाया है उसमें, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसमें उन्हें जो है संतुलन का ध्यान रखना चाहिए था कि कितने हमारे पास विधायक कितने वहां चुन के आए हैं, उस तरीके से उसी समीकरण में रेशो में लेने चाहिए थे। ये सुझाव के तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन दूसरा जो मुद्दा यह है कि इस बिहार में, जिस बिहार के अंदर बहुत लंबे समय से लोगों को बाहर से पलायन हुआ है, बाहर गए हैं अपने नौकरी के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, कहीं ना कहीं बदलाव इस बार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है। लालू यादव जी की परिवारवादी राजनीति पर मैं आ रहा हूं कि उस गांधी मैदान से 1975 में केंद्र की परिवारवादी राजनीति पर प्रहार किया गया था, उसी गांधी मैदान में आज परिवारवादी राजनीति रामविलास पासवान प्रतिष्ठापित की गई। रामविलास पासवान मैं दोनों सभी के लिए कह रहा हूं, कोई भी ये तो गलत है, ये नहीं बात, लेकिन वो आपके नहीं, इसका मतलब लेकिन वो आपके साथ ये नहीं, आप जो है फिर तो नहीं, वो आपके साथ चलो भाजपा में सलाह दिया, गंगा नहा लिया, फुजैल साहब बहुत देर से बैठे हुए, गलत बात कह रहे हैं। अभी मौलाना साहब आप कह रहे थे इनके साथ एक व्यक्ति के 2 बेटे, दोनों बेटों को मिनिस्टर बनाना, एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, आज कम से कम उनको रामविलास पासवान किसी भी तरीके से जो मौलाना साहब रामचंद्र पासवान सांसद जी
और मांझी ने 2-2 जगह से चुनाव लड़ा, बेटा को चुनाव लड़ा दिया। इसके अलावा रामविलास पासवान चलिए ठीक है। फजल साहब वक्त कम है, थोड़ा सा आपने सबकी बातें सुनी है, थोड़ा सा जल्दी। देखिए मैं एक चीज बहुत अहम इसके अंदर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है चीफ मिनिस्टर के प्रोरोगेटिव को जी, और चीफ मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है कि वो किसको मंत्री बनाए किसको नहीं बनाए जी, उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है जी। अच्छा, दूसरी बात एक और अहम उसके अंदर ये है कि जो लोग बनाए गए हैं उसमें यूथ बहुत है जी। उसके अलावा एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो जिसका चीफ मिनिस्टर जिस पार्टी का नहीं है वो मेजर पार्टनर है, जो मेजर पार्टनर नहीं है उस पार्टी का चीफ मिनिस्टर है। तो ये कॉम्बिनेशन भी ये भी बैलेंस किया होगा उन्होंने कि जेडीयू के विधायक कम हैं और आरजेडी के विधायक ज्यादा हैं, और ये भी एक समवेयर उनके माइंड में रहा होगा कि उसको बैलेंस किया होगा जी। शुभकामनाएं देना जी बिल्कुल। दीपक जी, क्या वाकई मुख्यमंत्री के विवेक पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो आगे होना भी है, और आज 28 विधायकों ने शपथ भी ली है, या फिर वही सब कुछ? नहीं, ये तो साहब लालू जी ने पहले क्लियर कर दिया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, इलेक्शन से पहले क्लियर हो गया था, और वो अपने विवेक से करेंगे, मुख्यमंत्री होंगे। और अभी एक और बात बता दें, हमारे बीजेपी के वरिष्ठ साथी बोल रहे थे कि युवा ले लिए, लड़के ले लिए, अरे युवाओं को ले लिए, सीनियर ले लिए, नहीं दीपक जी मैंने कहीं अगर कहा तो लालू जी की सीधी सी बात, ये सीधी सी बात, सीधा सा सवाल है, जैसा कि कहा अभी वकील साहब ने, फुजैल साहब ने, कि मुख्यमंत्री का ये विवेक होता है कि अपने हिसाब से जी बिल्कुल विशेषाधिकार है, विवेक है, जो भी कह लें। तो क्या वाकई उसी के अनुसार आज सब कुछ हुआ? नीतीश जी के अपने विशेषाधिकार के तौर पर उन्होंने सारा कुछ किया, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं है, और नीतीश जी आएंगे जी बिल्कुल। क्या ऐसा ही कुछ रहा या भविष्य में ऐसा ही कुछ होगा? देखिए, भविष्य सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि भविष्य में क्या ये बहुत लंबा चलेगा बिहार में, इसमें बीजेपी को बहुत अच्छे विपक्ष की भूमिका का अवसर मिलता है जी, वहाँ कर सकता है वहाँ पर, और उसी में अपने आप ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, यानी कि सत्ताधारी पार्टी से या गठबंधन में ज्यादा मौका बीजेपी के पास, बिल्कुल ज्यादा अवसर है। दूसरा ये कि अब उसका सीन लोग यहाँ संसद सत्र में दिखने वाला है कि ये जो हम बहुत बड़ा शो आज पटना में देख रहे थे, यही एकता राष्ट्रीय स्तर पर दिखने वाली है। और इनको लीड कौन करेगा? इनको लीड कौन करेगा? मुलायम सिंह नहीं थे, परिवार से कोई नहीं गया, मुलायम सिंह नहीं थे, दामाद थे वहाँ जी। कुछ कहना है जी बिल्कुल, 30 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा, कह रहा हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में सबल विपक्ष का काम करेगी। इसके साथ साथ हम शुभकामनाएं देते हैं कि बिहार की जनता ने जो चुनाव फैसला किया है, 30 सेकंड में क्या भविष्य में मुस्तकबिल में आप वहां मुतबादिल पेश करेंगे? क्योंकि आपकी भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी, आपका जो राष्ट्रीय उलमा है, आप भी टिकट देते हैं, अपनी उम्मीदवार खड़ा करते हैं। इस मरता हमने तो टिकट देकर के वापस इसलिए ले लिया क्योंकि वहाँ दो ही पार्टी लड़ी थी, एक संविधान को मानने की बात कर, एक संविधान के विपरीत बात कर रहा था और काम भी कर रहा था। लिहाजा हम मुस्तकबिल में आप पेश करेंगे? मुस्तकबिल में बिल्कुल हम बाकायदा हम असेंबली में मौजूद नहीं है, असेंबली में मौजूद नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से प्रेशर ग्रुप वहां बनाकर के प्रेशर बनाएंगे कि इस मरता ये हमारे हक दे, वरना इनके गले तक पहुंच जाएंगे हम। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और इसी उम्मीद के साथ कि नीतीश कुमार ने जो शपथ लिया है, जो सरकार का बनाई है नीतीश कुमार ने, वो भविष्य में उन लोगों की अपेक्षाओं पे खड़ी उतरे जिन्होंने बहुत सारी उम्मीदों के साथ नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत दिया है, जबरदस्त बहुमत दिया है। आप तमाम मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज़ लाइन में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार।